वंस मोर वी आर आमने सामने फॉर द बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बहुत लंबे समय के बाद हमारी आपकी एक मुलाकात हो रही है। शायद लास्ट टाइम जब हम लोग की मुलाकात हुई तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, उसके पहले शायद एक लाइव क्लास हुई थी। हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग ही थी, पार्शियल से रिलेटेड या उससे कुछ रिलेटेड चल रही थी, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद आज की क्लास कंडक्ट कराई जा रही है डायनामिक्स। ये हमारी बुक रन हो रही है बीएससी सेकेंडरी के लिए। बुक जो रन कराई जा रही है, राइटर हैं विनोद कुमार, और ये क्लास क्यों कंडक्ट कराई जा रही है जल्दी आपको इसके बारे में बताते हैं। पेज नंबर 132 पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट द वर्टेक्स ऑफ एन इनवर्टेड कैटनरी। कैटनरी की चर्चा की जा रही है। कॉमन कैटनरी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो कॉमन कैटनरी मतलब कुछ इस तरह से ये रहा। इनवर्टेड है कैटनरी, हालांकि आप जानते हैं कैटनरी एक्चुअल में कुछ इस तरह से प्रिपेयर होती है। ये कैटनरी की जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया था, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ c होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट 0,c होता है, और ये वाला जो है वो y-c होता है। इसको सैक बोलते हैं। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, जो 2x के इक्वल होता है। समझने का बच्चा प्रयास करेंगे। ये हमारे पास कैटनरी रही, इन्वर्टेड उसमें कहा गया है। इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ इस पैटर्न पर ट्रेस होगी जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेस किया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम पर समझने का प्रयास करेंगे। किस पर समझने का प्रयास करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम पर। अरे यार, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप कुछ पहले से बेहतर है। ये है, अब देखो बच्चा, यहां पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो गिराया गया। कहां पर गिराया गया, ठीक इस कैटनरी के वर्टेक्स पर गिराया गया। मान लेते हैं ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की कितनी हो गई है, c हो गई है। ठीक है, ध्यान से बस समझते रहना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन्वर्टेड प्रूव दैट द पार्टिकल विल लीव द कर्व। पार्टिकल जो है वो कर्व को ड्रॉप कर देगा। पार्टिकल कर्व को ड्रॉप कर देगा। द कर्व व्हेन द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय दिस, जो भी है, ठीक है, उसको प्रूव करना है। कुछ समय के बाद में देखो ये ऑब्जेक्ट यहां से गिराया गया, यहां से गिराने के बाद में ये वर्टेक्स पर आकर के गिरा, और वर्टेक्स पर गिरने के बाद में दो सिचुएशंस, या तो वो इधर गिरेगा या तो वो इधर रोल आउट होगा या फिर इधर। तो हम ये मानते हैं कि उसने लुढ़कना शुरू किया, रोल आउट करना शुरू किया इस तरफ, और हमने माना कि कुछ समय के बाद में इस ऑब्जेक्ट ये जो है ये इसकी पोजीशन ये हो गई। अगर यहाँ पर इसकी पोजीशन आई तो आप जानते हैं एक हमारे पास ये क्रिएट होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑरिजिन से पास हो, इसलिए अलग से भी पास हो रहा है, यानी ऑरिजिन से पास हो ये वाली लाइन, ये कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एक रिएक्शन काम कार्य करेगा, रिएक्शन आर कार्य करेगा, और जिसमें बता दें कि रिएक्शन आर को यहाँ पर हम लोग प्रेशर के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये लुक्स लाइक अ कर्वेचर। तो यहाँ पर एक सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये सर्किल लेंगे इसलिए हमको ये पता नहीं है कि सेंटीमीटर फोर्स का रेडियस क्या। तो हम यहाँ पर लेते हैं mv²/ρ, क्योंकि पार्टिकल अगर रोल आउट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है, लुढ़क रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ मास भी रहा होगा। हमने ये मान लिया कि ये जो मास है ये क्या है, ये मास असल में mg है। ध्यान से बच्चा समझते रहना। यहाँ से हमने ये माना कि ये जो एंगल है ये एंगल असल में साई है। अगर ये एंगल साई होगा, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगा। ये साई, ये 90, तो ये वाला जो केस जाएगा ये चला जाएगा 90 माइनस साई। ये वाला केस क्या गया, 90 माइनस साई। हो सकता है कि आप लोगों को दिखे नहीं, और वैसे भी हमारे यहाँ पर विनीत जो हैं और आनंद, ये दोनों लोग बोलते हुए कि सर आप छोटा बहुत लिखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखते हैं बच्चा। ये वाला केस बन जाता है 90 माइनस साई। अब शायद बढ़िया से दिख रहा होगा। अगर ये केस 90 माइनस साई जाएगा तो बच्चा फिर ये वाला भी जो केस है ये भी क्या चला जाएगा, ये भी केस चला जाएगा 90 माइनस साई। अब अगर ये 90 माइनस साई आता है, और आप जानते हैं कि ये इसके साथ में 90 डिग्री पर काम कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी प्रेशर होगा, जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन आर, वो ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो फिर ये दोनों भी 90 डिग्री पर बेंड हो जाएंगे। अगर ये 90 माइनस साई है तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, साई होना पड़ेगा। अगर ये एंगल साई आता है तो फिर ये भी क्लियर है कि ये वाला भी जो एंगल है ये भी क्या चला जाएगा, साई चला जाएगा। अब ये जो mg है इसको हम रिजल्टेंट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान हमने क्या किया, हमने किया ये कि यहाँ पर एक फोर्स हमने ग्रीन कलर से दिखाया, mg के कंपोनेंट किए, ये एंगल साई है तो ये वाला बना देता है mg cos साई, और ये वाला जो ब्लू कलर पर एक ग्रीन कलर का कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं इसी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये दोनों ठीक 90 डिग्री पर बेंट हैं, तो ये बना देता है mg sin साई।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। अभी हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जानते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करते हैं। यहां पर एक और भी न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हैं, F बराबर ma। क्या कहा? F बराबर ma। यानी यहां पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर एक md2s अपॉन dt2 एक्सेलरेशन जनरेट होगा और मास से मल्टीप्लाई कराने पर इमीडिएटली एक फोर्स में तब्दील हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? F बराबर ma, m इंटू a मतलब एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कभी भी दो बार अगर हम s डिस्टेंस को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलती है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, और जब सेकंड टाइम इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। बच्चा समझने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू इम्प्रेस्ड फोर्स। इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू इम्प्रेस्ड फोर्स। एक चीज याद रखना कि इसमें दो आर्टिकल मैंने पढ़ाए थे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट रोल आउट करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट लुढ़केगा वो दो तरीके से लुढ़क सकता है। या तो वो सरफेस, ये जो बॉडी है, बॉडी के बाहर से लुढ़केगा या फिर बॉडी के अंदर से लुढ़केगा। दो केसेस बता दिए थे। हालांकि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया बाहर से लुढ़क रहा है कि अंदर से लुढ़क रहा है, लेकिन ये कैटनरी आपको पता और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा और कैटनरी को इन्वर्टेड कर दिया गया, पलट दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये कैटनरी के बाहर से ही लुढ़केगा। तो जो आर्टिकल वहां पढ़ाया था वही सेम आर्टिकल यहां पर मैं रन करा रहा हूं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो नए लोग हैं वो लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब भी इफेक्टिव फोर्स की बात होगी तो इफेक्टिव फोर्स के केस में याद रखना कि इफेक्टिव फोर्स यहां पर बता देते हैं। इफेक्टिव फोर्स क्या कहा? इफेक्टिव फोर्स बच्चा वो फोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। क्या कहा? इफेक्टिव फोर्स वो फोर्स होंगे जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। इस कैटेगरी में हम लोग दो तीन चीजों को रखना पसंद करते हैं, जैसे d2s अपॉन dt2 माने md2s अपॉन dt2 फोर्स। इसी में दूसरा याद रखोगे mv² अपॉन रो। आप जानते हैं कि अगर कोई भी मोशन सर्कुलर शेप पर है तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा। हालांकि mv² अपॉन रो शायद आप कुछ लोगों को नया लगे तो mv² अपॉन r ये सर्किल के लिए होता है, लेकिन हम लोग कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रो है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में इफेक्टिव फोर्स के बाद में हमारे पास आता है इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स बच्चा याद रखना, इम्प्रेस्ड फोर्स जो इफेक्टिव फोर्स से इम्प्रेस होगा। क्या कहा? जो इफेक्टिव फोर्स से इम्प्रेस्ड होगा। माने इफेक्टिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो मोशन करने में सहायक है, और इफेक्टिव फोर्स के दौरान फिर जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्रेस्ड फोर्स। दोनों में मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको कई बार बता चुका हूं इफेक्टिव फोर्स क्या है, इम्प्रेस्ड फोर्स क्या है। समझने का बच्चा प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इफेक्टिव फोर्स हमारे पास आ गया, इम्प्रेस्ड फोर्स हमारे पास आ गया। इफेक्टिव फोर्स जिनकी वजह से मोशन हो रहा है, इफेक्टिव फोर्स जिनकी वजह से मोशन हो रहा है, और इम्प्रेस्ड फोर्स जो मोशन होने में मदद कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल और भी एक्स्ट्रा फोर्सेस जो अदर, मतलब यानी यूं समझो जिस पर हमारा जोर नहीं है वो इम्प्रेस्ड होगा। इम्प्रेस यार आप जानते हो जब हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा अपने ऊपर कंट्रोलिंग कम हो जाती है, हम उसी से इम्प्रेस हैं। जस्ट लाइक दी आपको बताया था एग्जांपल दे करके, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जहां कहीं भी लेक्चर देना शुरू करते तो लोग इंप्रेस हो जाते थे, फिर जिधर विवेकानंद चले उसी तरफ जनता चलने लगी। तो जनता क्या है? इंप्रेस्ड हो चुकी है। किससे इंप्रेस हो चुकी है? इंप्रेस हो चुकी है स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है वो किसका एग्जाम्पल बने? वो बने एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्टिव फोर्स। और जो जनता है वो किसका एग्जाम्पल बन चुकी है? वो बन चुकी है इंप्रेस्ड फोर्स का। एक आपने कोटेशन भी सुनी होगी, जल पड़े इधर तो डक, चल पड़े उधर हजारों पग। तो ये महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है, जिस तरफ महात्मा गांधी चलना शुरू करते थे हजारों लोग उसी तरफ चलना शुरू कर देते थे। तो ये जो हजारों लोग हैं ये क्या है? इंप्रेस्ड फोर्स है। और जो महात्मा गांधी हैं वो क्या है? वो है इफेक्टिव फोर्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ इफेक्टिव फोर्स इंप्रेस्ड फोर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इफेक्टिव फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चा इफेक्टिव फोर्स और इंप्रेस्ड फोर्स। सबसे पहले हमारे पास ये देखो दो फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। एक तो हमारे पास जनरेट हो रहा है क्या? md2s अपॉन dt2। क्या कहा? md2s अपॉन dt2 इक्वल्स टू इफेक्टिव फोर्स, यानी इंप्रेस्ड फोर्स हमेशा इफेक्टिव फोर्स की तरफ ही मोड़ा जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना। क्या कहा? इंप्रेस्ड फोर्स हमेशा किसकी तरफ मोड़ा जाएगा? इफेक्टिव फोर्स की तरफ मोड़ा जाएगा। इफेक्टिव फोर्स हमारे पास ये रहा, इंप्रेस्ड फोर्स का डायरेक्शन इफेक्टिव फोर्स की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये मैंने नहीं बताया शायद। इंप्रेस्ड फोर्स में याद रखना, इंप्रेस्ड फोर्स में आपको दो तीन चीजें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रिएक्शन आर हो गया, टेंशन टी हो गया, इसके अलावा जो आपका मास हो गया mg। अब देखो mg तुमको बता देते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति को तुमने थर्ड फ्लोर से धक्का दे दिया, अब वो नीचे गिर रहा है। अब इंप्रेस्ड फोर्स मतलब समझ रहे हो ना? mg मतलब वो चाह करके भी चाहे भी कि हम उड़ ले ऊपर, नहीं उड़ पाएगा। मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ा जाए। जहां पर अपनी कंट्रोलिंग नहीं वहां पर क्या? वहां पर इंप्रेस्ड फोर्स। अभी इसके पहले यही बात बता रहे थे। ये सब इंप्रेस्ड की कैटेगरी में आते हैं। अगर mg
इम्प्रेस्ड फोर्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो mg sin फाई और mg cos फाई ये भी किस कैटेगरी में आएगा, इम्प्रेस्ड फोर्स की कैटेगरी में आएगा। इफेक्टिव फोर्स ये रहा, इम्प्रेस्ड फोर्स ये रहा। कहा इम्प्रेस्ड फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इफेक्टिव फोर्स की तरफ होगा, इम्प्रेस्ड फोर्स का डायरेक्शन इफेक्टिव फोर्स की तरफ। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तब ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। और ये बना देता है mg sin फाई। एक इक्वेशन ये बनती है। दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स बोला जाएगा इफेक्टिव फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स। क्या कहा, इफेक्टिव फोर्स। और ये वाला जो बच रहा है, क्योंकि mg क्या कौन सा फोर्स था, mg था इम्प्रेस्ड फोर्स। और अगर mg इम्प्रेस्ड फोर्स होगा तो इसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, इम्प्रेस्ड में ही जाएंगे, तो फिर ये वाला भी क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। तो अभी हमने कहा कि इफेक्टिव फोर्स की तरफ मोड़ेंगे किसको, इफेक्टिव इम्प्रेस्ड फोर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम सही है, तो mv स्क्वायर अपॉन रो एकदम सही मिलता है। इसका 2 यहां से जब देखते हैं तो mg cos फाई ये भी अपनी जगह पर सही है। और फिर यहां से देखो r जो है, जो रिएक्शन r है, या फिर यूं कहें कि जो प्रेशर है, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पर है। हमें क्या करना है, इम्प्रेस्ड फोर्स का डायरेक्शन इफेक्टिव की तरफ करना है। डायरेक्शन को हम लोग डायनामिक्स में नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आर की जगह माइनस आर हो जाएगा। हमारे पास दो सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट द पार्टिकल विल लीव द कर्व। पार्टिकल जो है वो इस कर्व को छोड़ देगा। अब ये जो कर्व है इसको जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये रही हमारे पास इक्वेशन 1 और ये रही हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का हमारे पास कोई रोल नहीं है, हालांकि ये क्योंकि पूरा वीडियो प्रिपेयर करना है इसलिए इसको बता दिया। इक्वेशन 1 का कोई रोल नहीं होगा हमारे पास। अभी बच्चा हमको क्या करना है, जरा देख लेते हैं। पार्टिकल इस कर्व को तब छोड़ देगा, जो ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा है, इस कर्व को वो तब छोड़ देगा जब यहाँ पर जो रिएक्शन आर है ये शून्य हो जाए। मतलब जो प्रेशर है वो प्रेशर लगना बंद हो जाए। क्या करेगा, वो छोड़ देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहां से हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इक्वल टू 0 रहा, तो यहां से हमको पता चलता है एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू एम जी कॉस फाई। ये m से m बच्चा कैंसिल हो जाता है और बच जाता है v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू g cos फाई। अब ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज जरा ध्यान देना कि अगर हम इसमें क्या क्या नहीं जानते हैं, v रो और फाई cos फाई, ये तीन चीजें नहीं जानते। अगर इन तीन चीजों को पता कर लें तो शायद बात बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमको कुछ प्रूव करना है। कह रहा है व्हेन द पाथ, यानी पार्टिकल जो है, पार्टिकल इस ग्राफ को, इस पाथ को तब ड्रॉप कर देगा when the path describes is root 3 times of the vertical distance। ये जो vertical distance है ये कैटेगरी में आपको बता चुके हैं, c से रिप्रेजेंट ही होता है। तो ये vertical distance का रूट 3 टाइम्स जब चलेगा तब ये क्या कर देगा, इस पाथ को ड्रॉप कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो वो ये जो कैटनरी है, इस कैटनरी में रूट 3 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस चलेगा और उसके बाद में वो कैटनरी के पाथ को छोड़ करके एक नए पाथ पे चला जाएगा। देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इतनी कम जगह पर ये सोल्यूशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ध्यान से समझते रहेंगे बच्चा, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको यहीं से पिक करते हुए लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 3 तक पहुंचे हैं और इक्वेशन 3 के नीचे बता रहे हैं वेयर। यहाँ पर हम रो नहीं जानते हैं, तो रो की जो इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और होल अपॉन d2y अपॉन dx2। अब एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इसके पहले बता रहे सेंटीमीटर फोर्स आप लोगों ने सीखा होगा mv स्क्वायर अपॉन आर। ये r रेडियस ऑफ सर्किल बताता है, यानी कर्वेचर मतलब कोई कर्वेचर मतलब कर्व का कोई एक पार्ट जो लगभग सर्कुलर शेप पर है, हम ऐसा मान करके चलते हैं, तो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरेट करने के लिए रो इस्तेमाल किया जाता है। इस रो के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना कि यहाँ पर जो हमारे पास इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो कर्व है ये कैटनरी है। असल में कैटनरी के लिए हमारे पास कई इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर dy बाई dx निकालना है, इसलिए हमको किस तरीके का रिलेशन चाहिए जो असल में x और y के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। इसके लिए मुझे लगता है y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये एक बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन होगा हमारे पास। बच्चा हमने क्या किया, इसको एक बार कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहाँ से जरा समझने का प्रयास करेंगे, सिंस y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx इक्वल्स टू c देन 1 अपॉन c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। बच्चा c से c कैंसिल हो जाता है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाती है, dy बाई dx की वैल्यू मिल जाती है sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। और यहाँ पर इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट किया तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होती है, तो आप लोगों ने इसको बीएससी पार्ट 1
बुक ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, बीएससी पार्ट 1 बुक ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के अभी हम लोग d2y/dx2 तक आ गए हैं और ये d2y/dx2 में ये इक्वेशन हमारे पास वेल मेंटेन है। एक इक्वेशन देखो ये हमारे पास बन करके आ रही है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। काम करते हैं, इसको जरा वैल्यूज को पुट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखो रो आ गए हैं, यहाँ से 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, dy/dx की वैल्यू आ जाती है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c और ये यहाँ से बना देता है होल पावर 3/2 होल अपॉन d2y/dx2 की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही है क्या 1/c देन कॉस हाइपरबोलिक x/c। अब बच्चा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x/c, याद रखना कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चा इस रिजल्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और याद रखना कि अगर हम यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो हमारे पास जनरेट होगा, ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा जनरेट हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। मुझे कुछ समझ आ रहा है तो यहाँ से देखो जरा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो बच्चा ये देखो रेड से जो चल रहा है इसको ध्यान से समझते रहिए ना, ये रो इक्वल्स टू ये जनरेट कर देता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 और ये वाला बच्चा जो सी है ये घूम करके ऊपर पहुंच जाएगा और ये बना देता है कॉस हाइपरबोलिक x/c। थीटा का काम अपने पास क्या कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है x/c। बढ़िया, ये यार ये वाला जो स्क्वायर है ध्यान से देखना बच्चा, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देता है और यहां से अब आपको देखने को मिलता है रो इक्वल्स टू, यहां से देखने को मिलता है c कॉस हाइपरबोलिक x/c अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x/c। यहां पर ये जो दो वैल्यूज आई ये समझ में आ रहा है, dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू एक यहां से पिक की है और एक यहां से पिक की हुई है। बढ़िया, यहां से देखो जरा तो कुछ और भी समझ में आएगा, यहां पर पावर 3 चलने लगेगी। क्यों 3 चलने लगेगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होता है तो क्यूब बच जाता है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको कॉस हाइपरबोलिक से ये कैंसिल करना है, तो यहां से अब आपको फिर से देखो जरा, ये रो इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। ये हमारे पास रो की वैल्यू जनरेट हो चुकी है। एक समस्या तो खत्म होती है, हमारे पास रो की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो जाती है। अब दो आउटपुट हमको जनरेट करना है, एक कॉस फाई जनरेट करना है और दूसरा v स्क्वायर जनरेट करना है। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। इधर से इसको रफ कर देते हैं, ये रिलेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। जिन लोगों को नहीं याद है बीएससी पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री बुक, ये आपको सारे रिलेशन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं भाई, रो की वैल्यू आ गई है। एक ऑल्सो नो, यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं, एनर्जी इक्वेशन। अब एनर्जी इक्वेशन आपको क्या बताती है, जरा समझने का प्रयास करना बच्चा। एनर्जी इक्वेशन आपको बताती है कि 1/2mv² माइनस v0² इक्वल्स टू mgy माइनस y0। ये कौन सी इक्वेशन है, ये एनर्जी इक्वेशन है। अगर हम इसमें इनिशियली देखें, कहां से देखें, इनिशियली, तो इनिशियली आपको देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट जो है, क्या कहा, ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, कहां से, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, रेस्ट से। अगर रेस्ट से ड्रॉप किया जा रहा है तो इस सिचुएशन में v की जो वैल्यू है यानी v0, ये इनिशियल वैल्यू है, v0 की वैल्यू 0 हो जाती है और y0 मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाती है, c हो जाती है। इन दोनों को उठाओ ला करके एनर्जी इक्वेशन में रखोगे तो तुमको देखने को मिलता है mv² माइनस, फिर आपको देखने को मिलता है 0 इक्वल्स टू mgy माइनस c। यहां से m से m कैंसिल हो जाता है और v स्क्वायर की वैल्यू 2gy माइनस c। क्या कहा, 2gy माइनस c। बच्चा देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में असल में ये कहा जा रहा है कि वो रेस्ट से ड्रॉप किया गया और फिर कुछ टाइम के बाद में उसने इस ब्लैक कलर के पाथ को ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि इनिशियली जब रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप किया गया तब तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर ये वर्टेक्स पर आकर के गिरा और फिर ये लुढ़कने लगा। अब जब ये लुढ़केगा तब तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है ना, तो इसके पास अभी वर्तमान में कुछ वेलोसिटी है। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एनर्जी इक्वेशन आपने कहां से लिख दी है सर। इसके लिए हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, उस क्लास में इस एनर्जी इक्वेशन को पूरा प्रूफ करा करके दिखाया था। हालांकि ये सेम वर्किंग चल रहा था, कुछ अलग नहीं था, उसमें इक्वेशन 1 का भी इस्तेमाल किया था। हमारे आज के क्वेश्चन में इक्वेशन 1 का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है बच्चा, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू देखो हमारे पास जनरेट हो गई है, रो जनरेट हो गया और समस्या उत्पन्न कर रहा है कॉस फाई। कॉस फाई को हम जनरेट करना चाहते हैं, तो कॉस फाई को जनरेट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको स्टार पॉइंट पर ले लिया है, इसको कहां पर ले लिया, स्टार पॉइंट पर ले लिया है। यूजिंग स्टार, जैसे ही हमने स्टार का इस्तेमाल किया तो हमको पता चलता है dy/dx इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x/c।
याद रखना ये एंगल जो साई है ये फिक्स होता है, इसको एंगल साई लेना होगा, यहाँ थीटा नहीं आ सकता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बीएससी पार्ट 1 में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, आज फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साई इसी जगह पर रहेगा, थीटा कुछ और बताता है, साई कुछ और बताता है। देखते हैं बच्चा, यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी है ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये असल में इक्वल होता है साई के, टेन साई के। याद रखना जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन साई के। हाँ, कुछ लोग जो 12th वाले हैं वो लोग कहेंगे सर हमने तो टेन थीटा के इक्वल पढ़ा है। बात तुम्हारी सही है, वहां पर वो टेंजेंट को बताता है, यहाँ पर भी ये जो है ये टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो टेंजेंट के लिए चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, थीटा जो होता है ये असल में थीटा एंगल होता है रेडियल वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का, जबकि ये जो साई चल रहा है ये टेंजेंशियल लाइन और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल होता है। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई, नहीं समझ पा रहे बस इतना याद रखना कि टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के होगा। यहां से हमने क्या किया, हमने लिख दिया टेन साई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इतनी बात तो हमको समझ आती है। अब टेन साई की जो वैल्यू है वो हम जनरेट करने जा रहे हैं। टेन साई को नहीं, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, कॉस साई की। हमको वैल्यू बच्चा किसकी चाहिए, कॉस साई की चाहिए। ठीक है, तो कॉस साई को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस साई को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक साई, और सेक साई को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। और टेन साई की वैल्यू देखो हमारे पास आ चुकी है, जिसको हम लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई, और इसी के साथ में 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई। अभी मैंने कहीं आपको बताया था 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई किसके इक्वल हो गया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया है कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को एक साथ पिक करें तो कॉस साई जो है ये असल में किसके इक्वल हो जाता है, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक साई के। ये आया कॉस साई किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक साई के इक्वल हुआ। मुझे लगता है लगभग सारी वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो चुकी हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में बता दिया जाए सिंस डी वाई बाई जो डी एक्स है वो किसके इक्वल है, टेन साई के इक्वल है, ताकि जब तो अभी तुम लोग रिवीजन करो तुमको याद आए। यहाँ पर बताने जा रहे हैं पुटिंग ऑल वैल्यूज नहीं, ऑल वर्ड यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, बता देते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर देन रो एंड कॉस साई इन, कहां पर रख दिया जाए, इन इक्वेशन 3। ये है बच्चा आपका इक्वेशन 3। अब एक काम करना, इक्वेशन 3 में हमने जैसे ही वैल्यूज को पुट किया, इक्वेशन 3 हमें कुछ इस पैटर्न पर देखने को मिलेगी। वी स्क्वायर की वैल्यू देखो हमारे पास ये रही 2g, ये देखो मैंने ब्लू कलर से इसको बॉक्स के अंदर ले लिया है 2g y माइनस सी, और फिर इसके बाद में आपको देखने को मिलता है अपॉन रो की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, बोलो बच्चा रो की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इक्वल्स टू, यहाँ से आपको जी देखने को मिलता है, और कॉस साई की वैल्यू देखो अभी हमने ढूंढ ढांड के निकाल ली है 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक साई। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब देखो बच्चा अभी क्या करना है कि ये कॉस साई जो है ये इसको कैंसिल कर देता है, जी से ये जी कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलता है 2y माइनस सी इक्वल्स टू, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये देखो अभी आपको देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये केस आपको समझ आ रहा होगा, भैया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जो कैटनरी है, इस कैटनरी की जो हम इक्वेशन ले रहे हैं ये वाली ले रहे हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि तुमको पता रहेगा, इक्वेशन ऑफ कैटनरी। और तुमको बताया होगा कि आपको स्टैटिक्स की सीट भी दी हुई है जिसमें आपको ये चीज प्रॉपर देखने को मिल रही है, वहां पर कैटनरी के बहुत सारे फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कैटनरी इन एक्स एंड वाई फॉर्म, मींस अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन द केस ऑफ द कैटनरी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा। y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c, c cos हाइपरबोलिक x बाई c की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बोलो लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बाद से यहां से जरा पिक करते हैं, तो 2y माइनस 2c, 2 को अंदर भेज दिया 2y माइनस 2c, और ये इक्वल किसके हो गया, y के हो गया है, तो y माइनस 2c इक्वल्स टू 0 बना देता है, तो y इक्वल्स टू 2c बना देता है। ये हमारे पास रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। अब एक्चुअली देखो वो हमसे प्रूफ क्या करवा रहा है, वो कह रहा है पार्टिकल विल लीव द पाथ डिस्क्राइब when the path described is √3 times vertical distance through
थ्रू विच इट हैज फॉलन। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। ये वर्टिकल डिस्टेंस रही, जो ये सी वर्टिकल डिस्टेंस है इसका रूट 3 टाइम्स वो इस पाथ पर चल पाएगा। जब आप लोगों ने इसको सीखा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो वहां पर आपने सीखा होगा कि यही लेंथ हमारी क्या होती है, एस होती है। कुल मिलाकर के हमको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है एस और किसके फॉर्म पर, एस और सी के फॉर्म पर। चलो यार देखो, इसके बाद क्या है, ये जो ब्लू कलर है इसके बाद में हम लोग यहां पर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ब्लू से, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चा, नाउ ये रिलेशन भी अभी आज की क्लास में बता रहे थे, जिसमें हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस रिलेशन को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वाई की ये जो वैल्यू जनरेट हुई है इसको हमने हैश टैग पर ले लिया। ठीक है, ये जो वैल्यू जनरेट हुई है इस वैल्यू को उठा करके रख दिया, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माने 4c स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माने एस स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, देन एस इक्वल टू अंडर रूट 3c। अब अगर ध्यान से देखो तो एस जो है वो क्या है, वो इस वर्टेक्स से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो सी है ये वर्टिकल लेंथ है। कितना टाइम्स है, रूट थ्री टाइम्स ऑफ दी वर्टिकल डिस्टेंस। और मुझे लगता है शायद यही हमारा टारगेट था, जिसको हमने बेहतर तरह से अचीव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। देखो यार, आज की क्लास में क्या है, देखो टीचर के लिए, देखो सैनिक के सामने उसका दुश्मन स्टैंड कर जाए तो सैनिक के लिए इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती, और टीचर के सामने एक सवाल रुक जाए इससे बड़ी दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती है। तो अभी आज की क्लास में क्या था कि ये जो पूरा सोल्यूशन बताया गया है ये एक्चुअली क्लास में बता रहा था और ये सोल्यूशन रुक गया था। अब सोल्यूशन रुका क्यों, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो गया था यार, उसके बाद कोई क्लास नहीं की मैंने। तो देखो सोल्यूशन असल में एक्चुअली रहा क्या कि वहां पर इसके कंपोनेंट मैंने इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि लास्ट क्लास में कर चुके थे। मैंने एंगल फाई यहाँ पर ले लिया था, जहाँ पर 90 माइनस फाई है वहां पर एंगल फाई ले लिया था, क्योंकि उसको डिफाइन नहीं किया हुआ था, उसको प्रॉपर चैनल पे लेकर के नहीं आए थे, सीधे अंदाजे से रख दिया और इस वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। हालांकि इसकी जो पहली वाली क्लास थी उसमें कॉपी में देखना तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी वहां डिफाइन करके एक कंपोनेंट निकाल करके बताया था कि फाई ये है तो 90 है, फिर 90 माइनस फाई, और इसी वजह से ये पूरा डिस्टर्बेंस क्या हुआ, क्रिएट हुआ। फिलहाल ये 2-3 लोग जो हैं, जो कि जैसे कि आनंद हो गए, विनीत हो गए, ये लोग थोड़ा सा पजल रहे थे, बोलते हैं सर ये बुक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए भी ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था, ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपर देख पाएं। और देखो यार बच्चा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बुक कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन यार देखो जब जैसे ये क्वेश्चन रहा, अब इस क्वेश्चन में कैटेनरी भी इस्तेमाल हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ टेंजेंट नॉर्मल हम लोग वहां पर सीख करके आए बीएससी पार्ट 1 में, ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर मिक्सअप फॉर्म है। अब अगर बीएससी पार्ट 1 थोड़ा सा वीक होगा तब भी दिक्कत वाली बात है। मतलब यहाँ पर चीजें, ये जो बुक डायनामिक्स है इसमें वेरियस चीजें, वेरियस फोर्सेज, और मतलब जो जितना भी बीएससी पार्ट 1 में पढ़े हो वो काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। तो फिर अगर वो सब चीजें नहीं क्लियर है, कैटेनरी है, बीएससी सेकंड ईयर में ही है, स्टैटिक्स वाली बुक में ही है, अब अगर यार कैटेनरी नहीं क्लियर है तो फिर बात नहीं बन पाएगी। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको बेहतर से समझ आ गया होगा, और निश्चित तौर पर ये बुक बिल्कुल आसान है। अच्छे से आप फोर्सेस को बस डिफाइन करें और एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर चैनल पर लेकर के सॉल्व करना है, आसानी से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्यूशन की वजह से जैसे रुक गया था क्योंकि यहाँ पर मैंने साइन फाई अडॉप्ट कर लिया था, और इसका रीजन ये था क्योंकि जब मैं बता रहा था तो फिर मैंने ये, मुझे लगा शायद साई है, उस समय डिफाइन नहीं किया हुआ था एंगल्स को, और इस वजह से गड़बड़ी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।